नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं बनारस दौरा करने के लिए। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर उन्होंने जाते ही, कहा जा रहा है एयरपोर्ट पर उतरते ही, उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त यानी जितने बड़े अधिकारी थे उन सबसे एक मामले की जांच करने के लिए कहा और तुरंत न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा। यह मामला था कि एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ एक हफ्ते तक 23 लोगों ने वो सब कुछ किया जिसका नाम लेने में भी भय आता है, डर लगता है। ठीक है, गए मोदी जी और वहां पर उन्होंने ये कहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काश वो ये बात सीधे सीधे योगी जी से कह पाते, जिनके राज में ऐसा लगता है कि महिलाओं का जीवन लगातार मुश्किल बनता जा रहा है। जो तमाशे हो रहे हैं वो तमाशे तो हो ही रहे हैं। आप सोचिए कि एक बच्ची नीट की परीक्षा देना चाहती थी, डॉक्टर बनने का सपना उसने देखा था। एक मजदूर की, एक गरीब मजदूर की बेटी थी और उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। और उसके बाद हुआ क्या? उसने अपना फोटो लगाया जाति प्रमाण पत्र के लिए, जिसमें उसका सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। जो लेखपाल था उसने एक के बाद एक 3 बार उसका जो जाति प्रमाण पत्र था बनाने से इंकार कर दिया और फिर कहा आखिरी बार कि तुम्हारी जाति पर मुझे शक है कि तुम्हारी जाति क्या है, इसलिए मैं जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा। सब मिला जुला कर हुआ ये कि वो बच्ची जिसने कड़ी मेहनत से, गरीबी से बाहर आकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो एग्जाम तक नहीं दे पाई। इन लोगों को ये लगा, जो लेखपाल साहब थे उनको शायद ये लगा कि इसने सिर दुपट्टे से ढका हुआ है तो ये मुसलमान होगी और इसलिए उसको जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में भी ओबीसी होते हैं। अगर वो मुसलमान भी होती तो जाति प्रमाण पत्र देना उसका लीगल दायित्व बनता था। लेकिन हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक गरीब की बेटी को, जो मुसलमान नहीं थी, होती तो भी क्या हो गया, डॉक्टर बनने से रोक दिया गया। ये नफरत का सारा खेल फैलाया गया है यूपी में, और जिसका परिणाम ये आ रहा है, जिस बनारस में मोदी जी गए हैं और जिस बनारस में वो ये बात कर रहे हैं कि इस बच्ची को सजा दिलाया जाए, उसी बनारस के 3 नाम गिना दे रहा हूं मैं। कुणाल पांडे, जो बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का संयोजक था, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का सह संयोजक था, और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, जो बीजेपी आईटी सेल की कार्यकारिणी का मेंबर था। इन तीनों लोगों ने बीएचयू में जो किया था वो आप जानते हैं। बीएचयू की आईटी की एक बच्ची के साथ बीएचयू के अंदर जो इन लोगों ने किया था आप जानते हैं। उसके बाद ये लोग फरार होकर एमपी चले गए, एमपी में चुनाव का प्रचार किया और उसके बाद लौट के आने के काफी दिनों बाद गिरफ्तार हुए, लेकिन तुरंत सबको जमानत हो गई। सजा का अभी तक कोई सवाल ही नहीं है। काश मोदी जी अपनी पार्टी से कहते कि इस तरह के लोगों को तुम लोगों ने रखा था और इन लोगों ने ऐसी घटिया हरकत को अंजाम दिया है, इनको तुरंत सजा होनी चाहिए। आप कहेंगे मुकदमा चल रहा है, सजा होनी चाहिए, और ऐसे में ही मैं याद कर रहा हूं एक ऐसी महिला जज का नाम जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। ये महिला है आदरणीय तबस्सुम खान। मैं इतनी इज्जत से इनका नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि तबस्सुम खान ने वो करके दिखाया है जो यूपी के हाईकोर्ट नहीं कर पा रहे। यूपी के हाईकोर्टों के जिस तरह से फैसले आए हैं, एक मामला हुआ जिसमें कहा गया कि पुल के नीचे ले गया, नाड़ा खींचा, यहां वहां हाथ लगाया, लेकिन यह सब माना नहीं जा सकता है कि अपराध है, और छोड़ दिया। पास्को नहीं लगाया, जो पाक्सो लगना चाहिए था वो पाक्सो नहीं लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि इतना असंवेदनशील फैसला, इतना इनह्यूमन फैसला कैसे दिया जा सकता है। दूसरा मामला कल ही आया था। गौतम बुद्ध नगर की एक लड़की थी, किसी कॉलेज में वहां से एमए कर रही थी, दोस्तों के साथ हौज खास आई हुई थी, वहां पर पार्टी वार्टी हुई। पार्टी के बाद एक लड़के ने कहा मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, वहां आराम से रुको। लड़की ने यही सोचा होगा कि घर पर तो परिवार होगा, वहां पर आराम से रुक जाएंगे, लेकिन ले जाया गया किसी फ्लैट में और उसके बाद वो सब हुआ जिस पर जज साहब का कहना है कि इस लड़की ने खुद ही इन्वाइट किया था, इसके लिए ये लड़की खुद ही जिम्मेदार है, और लड़के को बरी कर दिया। और यहां तबस्सुम खान जी ने केवल 88 दिन के अंदर, केवल 88 दिनों के अंदर एक फैसला दिया, और केवल फैसला नहीं दिया, उस फैसले में एक छोटी सी कविता अपनी लिखी हुई लगाई जो बताती है कि न्याय को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर, मानवता को लेकर तबस्सुम खान जी कितना गहरा सोचती हैं। वो कविता स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुल मिलाजुलाकर मामला यह था कि सिवनी
इलाके में नयापुरा में 6 साल की एक मासूम थी जिसके साथ अत्याचार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और यह करने वाला परिवार का बहुत नजदीकी था। अजय बाडिया नाम का कोई व्यक्ति था जो परिवार का बहुत नजदीकी था। बच्ची अपने मामा के यहां गई थी और वो उसी घर में, आप सोचिए कितना नजदीकी था, कि उसी घर में पलंग के नीचे, पलंग के आसपास कहीं सो रहा था। फिर उस बच्ची को उठाकर ले गया और वो सारा कुछ हुआ जो किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। तबस्सुम खान ने मुकदमा चलाया, तबस्सुम खान की कोर्ट में मुकदमा चला और माननीय जज साहिबा ने 88 दिन के अंदर जो फैसला दिया है वो इतिहास में दर्ज होना चाहिए। न केवल उन्होंने आर्थिक जो जुर्माने वगैरह होते हैं वो लगाए हैं, बल्कि जो अपराधी था उसको फांसी की सजा सुनाई है। बस ये ना हो कि ये मामला वहां से हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट में फिर कोई जज ऐसे बैठे मिल जाए जो उल्टी कविता सुना दें और उसको बाहर कर दें। बनारस की जो घटना हुई है उस घटना के बारे में डिटेल में आपको क्या बताऊं। एक बच्ची, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची अपने दोस्त से मिलती है, वो कुछ उसको नशा ड्रग्स वगैरह कराता है। फिर कई सारे लड़के उसके साथ बुरा काम करते हैं, उसके बाद और लड़के बुरा काम करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कितना बड़ा दरिंदा, कितना बड़ा हैवान होगा जो दोस्त बनकर उसकी जिंदगी में आया और उसकी जिंदगी में 23 ऐसे दरिंदों को शामिल कर दिया, जिसके बाद उस लड़की के लिए जिंदगी कभी सामान्य नहीं रह जाएगी। आप सोचकर देखिएगा, दुनिया है, दुनिया में लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, दोस्त बनते हैं, पढ़ते लिखते समय दोस्त बनते हैं। छोड़िए अगर कोई पुरुष दोस्त ही आपका हो, आपको नशे में ले जाकर और उसके बाद आपकी हत्या करवा दे या इस तरह का कुछ करवा दे, तो यह दोस्ती के नाम पर ही सिर्फ कलंक नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के नाम पे भी कलंक है। अगर इसी घटना में कोई मुसलमान शामिल होता, अगर वो लड़का मुसलमान होता, हालांकि उन 23 लड़कों में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं, ऐसे मामलों में बड़ी सांप्रदायिक एकता बन जाती है, बाकी सब में हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम 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 किया जाता है। लेकिन अगर जो मुख्य अपराधी है वो कोई मुसलमान होता, तो आप सोचिए इस समय देश में क्या हो रहा होता। इस समय देश के अंदर लगातार टीवी मीडिया से लेके बाकी सारी जगहों पे उसके फोटो आ रही होती और इस मामले को हिंदू मुसलमान बना दिया गया होता। लेकिन चूंकि उनका अपना ही बच्चा है, इसलिए इस पर रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन बहुत दब छुप के हो रही है। अगर मोदी जी ने कल कहा है तो शायद इसके बाद जज साहिबान का भी ध्यान जाए, पुलिस अधिकारियों का भी ध्यान जाए और उस बच्ची को न्याय मिले। इन 23 के 23 लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर बन के सामने आए। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एक के बाद एक ऐसा फैसला देते रहेंगे जिसमें अपराधी को रिहा कर दिया जाएगा, कहीं कहा जाएगा कि लड़की जिम्मेदार है, कहीं कहा जाएगा कि केवल नाड़ा खोलने का काम किया, फला ढिमका किया, इस बात को नहीं माना जा सकता है कि बुरा काम करने जा रहा है। मैं जज साहब से पूछना चाहता हूं कि किसी लड़की के नाड़े पर हाथ लगाना क्या अपने आप में अपराध नहीं है? कोई किसी के पजामे का नाड़ा क्या यारी दोस्ती में मजाक के लिए खोलने की कोशिश करता है? ऐसी सोच भी कहां से पैदा हो जाती है कि इस चीज को अपराध ना माना जाए। अगर आप पॉक्सो एक्ट पढ़िए, किसी सिलसिले में मैंने पॉक्सो एक्ट पढ़ा था, एक एक लफ्ज मुझे पढ़ना पड़ा था क्योंकि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, और उसमें मैंने देखा था कि कितना अद्भुत कानून बना है। अगर आपको यह लगता है कि सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही सजा मिलेगी, तो पॉक्सो का एक्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए। जज साहब विद्वान हैं, कानून के बड़े विद्वान हैं, तभी तो जज बने होंगे। मैं तो कानून नहीं जानता, लेकिन पॉक्सो का जो एक्ट है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एक्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक्ट है। वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। और उस एक्ट को पढ़ते हुए बिल्कुल मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जज साहब का जो फैसला है वो सही नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का निश्चित रूप से आभारी हूं, जिन्होंने मेरा भरोसा बना के रखा, जिन्होंने जैसा मैंने पढ़ा था, जैसा मैंने समझा था, मुझे साबित किया कि मैंने सही समझा था जब उन्होंने कहा कि यह फैसला, इसमें जो लाइनें उपयोग की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो काफी हद तक इनह्यूमन और इनसेंसिटिव हैं, अमानवीय भी है और संवेदनहीन भी है। ऐसा होता कैसे है जब योगी जी अपने राज में दिन रात हिंदू मुसलमान करेंगे, जब एक तरफ सड़कों पर आकर मस्जिद के सामने नारा लगाने वाले, गंदी गंदी बातें करने वालों को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा और दूसरी तरफ दूसरे समाज को अपनी खुद की खरीदी हुई छत पर नमाज पढ़ने से भी रोका जाएगा, काला बैंड लगाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुचलका भरने को कहा जाएगा, तो फिर लोगों के मन में एक बात बहुत साफ आएगी
कि कुछ भी कर लो सजा नहीं होती है। जब बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 3 लोग एक अपराध में पकड़े जाते हैं और खटाखट उनकी जमानत हो जाती है, और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने न्याय के लिए प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई करती है, तो लोगों के मन में बहुत क्लियर हो जाता है कि कुछ भी कर लो सजा मिलने वाली नहीं है। आप सोचिएगा उस डॉक्टर के बारे में, जिस डॉक्टर ने अपनी एडिटेड फोटो योगी जी के साथ लगाई थी, खुद को ब्रिटिश डॉक्टर कहता था। फ्रांस में दंगे हुए तो उसने लिखा कि अगर योगी जी वहां होते तो 2 दिन में दंगे खत्म हो जाते, और उसके बाद योगी जी का कार्यालय उसको इंडोर्स कर रहा था, उस पर तालियां बजा रहा था। इस तरह की बातें जिस पर हंसना चाहिए। चमचागिरी इतनी पसंद है, नफरत की बात इतनी पसंद है कि उसको बाकायदा इंडोर्स किया गया। और निकला क्या, वो फर्जी डॉक्टर था, पहले भी पकड़ा जा चुका था। हैदराबाद में उसके खिलाफ केस हुआ था, उसके बाद वो रातों रात भक्त बन गया, दिन रात नफरत की बातें करने लगा, आईटी सेल का प्यारा बन गया। नतीजा यह हुआ कि उसको नौकरी मिल गई मध्य प्रदेश में, और वहां उसने ऑपरेशन करके, हार्ट का ऑपरेशन करके 7 लोगों की जान ले ली। बाद में इलाहाबाद में उसने मुर्गा ऑर्डर किया हुआ था, और मुर्गा जिस एड्रेस पर डिलीवरी होना था, पुलिस उसका पीछा करते हुए उस एड्रेस पर पहुंच गई और उसको गिरफ्तार किया गया। कैसे वो सफल हुआ? केवल नफरत के सहारे। नफरतें फैला फैला के उसने क्या किया? उसने आईटी सेल का दिल जीत लिया। आईटी सेल को लगा ये तो इंग्लैंड का रहने वाला है, वो भी गोरी चमड़ी, अगर कोई साथ दे रहा है तब तो पागलपन और बढ़ जाता है। उसको सिर पे चढ़ाया गया, और नतीजा ये हुआ कि भाजपा शासित एक राज्य में वो हार्ट का सर्जन बन गया, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी। वो तो एनएचआरसी में मामला गया तो मामला खुला, वरना पता नहीं कब तक उसका गोरख धंधा चलता रहता। मैं कल की आपको बात बता रहा हूं, रामदेव की कहानी आपने सुनी ली होगी। जिहाद, शरबत जिहाद की बात कर रहे थे, रूह अफ़ज़ा के ऊपर इनडायरेक्टली हमला कर रहे थे, और उसके बाद रूह अफ़ज़ा इतनी बिकी, रूह अफ़ज़ा का इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि रूह अफ़ज़ा वालों ने भी सोचा होगा कि रामदेव को 2-4 लाख रुपए भेज दिया जाए विज्ञापन के लिए। इतना तो कोई सेलिब्रिटी प्रचार करता तो भी फायदा नहीं होता। उस सिलसिले में मैंने एक पोस्ट लिखी, और उसके नीचे आकर एक भक्त ग्रोक से पूछता है कि अशोक पांडे सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं, बताओ। ग्रोक ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सांप्रदायिक नफरत जो है वो तो फैला रहा है रामदेव। अशोक तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। यह देश की हालत हो गई है कि एक हिस्सा जो दिन रात नफरत फैलाता रहता है, वो दूसरों को नफरती समझता है, अपनी नफरत उसको दिखाई नहीं देती है। और जब यह पागलपन समाज के अंदर होता है तो क्या होता है? हर तरह की हिंसा फैलती है, हर तरह की हिंसा फैलती है। आप देखिए ना, किस तरह की हिंसा का आपको समाचार नहीं मिल रहा है। कोई बुजुर्ग ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है और उसके साथ बदतमीजी हो जा रही है। किसी के टिफिन में नॉनवेज हो रहा है और उसको गोमांस बता दिया जा रहा है। उस समय ये लोग भूल जाते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से उनकी पार्टी ने कितना चंदा लिया हुआ है। लेकिन एक आदमी अगर ट्रेन में बैठकर कुछ खा रहा है, नॉनवेज घर का लाया हुआ, तो तमाशा हो जाता है। सोच के देखिएगा ये तमाशा क्या है, और इस तमाशे से गुंडों को, बदमाशों को कितनी छूट मिल रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में तबस्सुम खान जी ने, जज साहिबा ने जिस तरह से फैसला दिया है, 88 दिनों के अंदर जो बलात्कारी था उसको फांसी पर लटकाने की सजा दी है। अगर उस तरह की सजाएं इस देश में होने लगती, त्वरित न्याय होने लगता, 2 महीने 4 महीने के अंदर फैसले आने लगते, दूध का दूध पानी का पानी होने लगता, तो एक बार इस तरह की जलील हरकत करने से पहले, इस तरह की घटिया, इस तरह की नीच हरकत करने से पहले अपराधी भी सोचते। लेकिन जहां हालत यह है कि अपराधी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं और हीरो बन जाते हैं। उन्नाव की घटना आप जानते हैं, बच्ची ने शिकायत की थी। उन्नाव में जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में जुलूस निकल जाता है। कठुआ में एक 6-8 साल की बच्ची के साथ क्या क्या नहीं होता है, और जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, उनके पक्ष में जुलूस निकल जाता है। कौन से लोग हैं जुलूस निकालने वाले? और ये लोग भूल जाते हैं कि आज किसी और की बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारे आसपास के भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। जब समाज में अपराध इस तरह से बढ़ेगा तो सिर्फ एयरपोर्ट पर उतरकर अधिकारियों को यह कह देने के कि न्याय सुनिश्चित कीजिए, बात नहीं बनती है। पूरे देश में न्याय का माहौल बनाना पड़ता है। पूरे देश में ऐसा इकबाल बनाना पड़ता है कि लोगों को कोई अपराध करते हुए डर लगे। लोग अपराध करें तो उनको लगे कि इसकी सजा मिलेगी।
वरना अगर लोग यही मान लेंगे कि सजा तक में हिंदू मुसलमान होता है, अगर लोग यही मान लेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों का जिस तरह से फैसला आया है उस तरह से फैसले आ सकते हैं, तो फिर लोगों के मन में डर कैसा रहेगा? किस बात का डर रहेगा? अपराधी के मन से अगर यह डर खत्म हो जाए कि उसको सजा मिलेगी, फिर तो अपराधी बिल्कुल उन्मुक्त हो जाएगा, फिर तो अपराधी आजादी से अपराध करेगा। यही वजह है कि मैंने आज तबस्सुम खान जी की जो ये न्यूज है, इस न्यूज को संज्ञान में लिया और अपने यहां इसको पेश करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक तो उनका नाम तबस्सुम खान है और दूसरा 88 दिनों में उन्होंने सजा दे दी है। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। छोड़ दिया होता तो शायद बड़ी बात होती, उनकी लानत मलामत की जाती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लानत मलामत करते हैं तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को सलाम भी हमें करना चाहिए, उनके समर्थन में भी खड़ा होना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। और इसीलिए सिवनी की जो जज साहिबा हैं जिन्होंने इतना शानदार फैसला वहां पर दिया है और वो भी सिर्फ 88 दिनों के अंदर, मैं उन्हें सलाम करता हूं। और एक और सवाल उठाता हूं आपके सामने, आखिरी सवाल। जब आरक्षण की बात होती है तो अक्सर बाकी सारी बातें होती हैं, इस पर बात नहीं होती है। आप सोचिए, अगर इलाहाबाद में हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पर कोई महिला बैठी होती तो क्या वो इतनी इनह्यूमन बात कर सकती थी? वो महिला जब ये फैसला कर रही होती, जब केस पढ़ रही होती, तो उनके दिमाग में आता कि किसी महिला के सलवार के नाड़े के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए तो उस महिला के दिल पर क्या गुजरती है। वो कभी ऐसा फैसला नहीं देती। अगर न्यायालय के अंदर दलित होते, पिछड़े होते, आदिवासी होते, महिलाएं होती, अल्पसंख्यक होते, तो जिस तरह के फैसले हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं उस तरह के फैसले शायद ना देखने को मिलते। ऐसे लोग जो उस अत्याचार को देख चुके हैं करीब से, अगर महिला जज होती तो उन्होंने भी कॉलेज में पढ़ाई की होती, सड़कों पर चली होती, वो जानती कि सड़कों पर और बाकी सारी जगहों पर महिलाओं के साथ कैसी हरकतें होती हैं, और ऐसे फैसले देते समय वो सारी चीज उनके दिमाग में होती। तो अगर न्यायालय के अंदर एक ही तरह के लोग रहेंगे, 90% सवर्ण पुरुष रहेंगे, महिलाएं नहीं के बराबर रहेंगी, दलित होंगे ही नहीं, बहुत कम होंगे, पिछड़े होंगे ही नहीं, आदिवासी होंगे ही नहीं, तो यकीन जानिए कि फैसले न्यायपूर्ण नहीं होंगे। हमारा समाज विविध है और हमारे समाज में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर व्यवहार और भेदभाव होते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका के अंदर भी अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हों, ताकि जो पीड़ित हैं उनको सच में न्याय मिल सके। न्याय सिर्फ किताबी नहीं होता है, किताब तो होती ही है, लेकिन न्याय की एक भावना भी होती है। आपके घर में जब दो बच्चे लड़ते हैं तो अक्सर बड़े बच्चे को आप डांटते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा ज्यादा ताकतवर है, उससे उम्मीद की जाती है कि छोटे के साथ वो अच्छा व्यवहार करे। ये न्याय होता है। तबस्सुम खान जी ने जो न्याय किया है, जिस तरह से न्याय किया है, मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूं और इस देश की न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं कि प्लीज एक बार बैठकर न्याय के बारे में गौर से सोचिए। आप बेहद विद्वान लोग हैं, किताबों में आगे पीछे करके बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि जब न्याय हो तो जनता को भी लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 3 लोग महामना की बगिया बीएचयू के अंदर ऐसी हरकत करने के बाद जमानत पर आजाद होकर घूमते हैं, तो जनता को लगता है कि नहीं, न्याय नहीं, अन्याय हुआ है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।